विपक्ष के प्रति बिहार में जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी थे, उनके बारे में कोई हम लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। इस तरह की भावना से हम कभी गाइडेड नहीं होते, आगे भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नेशनल कंटेक्स्ट में जो एक लोगों के मन की भावना थी और बिहार पर जो निगाह टिकी हुई थी, तो बिहार अपनी इस भूमिका को भी समझता और हम लोग महागठबंधन के लोग जितनी एकजुटता चुनाव में थी उतनी ही एकजुटता और उससे भी ज्यादा एकजुटता के साथ आगे अपना काम करेंगे। यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी। यहाँ कोई झंझट नहीं है। असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। हम एक क्षण भी आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं, वो संघ के प्रचारक हैं, क्लियर कर दीजिए। और संघ का प्रचार वो कर रहे हैं। देश के सामने विगत लोकसभा के चुनाव में हम लोग के बंटवारा का लाभ उठा के जो चारों तरफ गला फाड़ फाड़ के भाषण कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए जिस पैकेज की घोषणा की थी, मैं यह पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी पैकेज घोषित हुआ था, एक एक पैसा वो बिहार को प्राप्त होगा। उस घोषणा का अक्षरशः पालन हमारी केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि इस हकीकत को हम समझते हैं कि हम देश का विकास करना चाहते हैं। तो जब तक देश के राज्यों का विकास नहीं होगा, तब तक देश के विकास का भी हमारा स्वप्न साकार नहीं हो सकता। नमस्कार। क्या बोलूं इस प्रोग्राम के शुरुआत में। बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव की ऐतिहासिक जीत और मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक गलतियां। मेरे इस कार्यक्रम का मसला बड़ा सीधा सा है। वो प्रश्न मैंने आपसे भी पूछा है। मैं आशीष हमारे निदेशक से रिक्वेस्ट करूंगा कि फेसबुक का पता भी दे दे, ताकि आपका फीडबैक हमेशा की तरह मुझे लगातार मिलता रहे। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। 2014 में 282 सीट जीतने वाली बीजेपी क्या बिहार की हार से सबक सीखेगी? पार्टियां जब सत्ता में आती हैं, ये एक स्वतः स्वरूप की प्रक्रिया है। उनके अंदर अहंकार आ जाता है, उनके नेताओं का रवैया बदल जाता है, वो जमीनी सच्चाइयों से दूर हो जाते हैं। चाटुकारिता की संस्कृति, चमचों की संस्कृति भारतीय राजनीति की वो हावी हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं रखना चाह रहा हूं कि सियासत से जुड़ा जो अर्थशास्त्र होता है, जिसे हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, इसको बहुत सारे नेता और रणनीतिकार मजाक समझते हैं। इस बात को मजाक समझते हैं कि अगर किसी बड़े चुनाव के बीच में दाल की कीमत 200 रुपए जा रही है तो वित्त मंत्री जिम्मेदार नहीं है। दे भाषण, दे बयान, ड्रामेबाजी की बीजेपी विकास पर चुनाव लड़ रही है। हकीकत दादरी से लेकर बीफ पॉलिटिक्स, डीएनए से लेकर हर किस्म का बयान, फिर उसको रोका जाना, और ऊपर से दाल की कीमत 200 रुपए। क्या बीजेपी ये लेसन्स सीखने के लिए तैयार है? जो फ्रिंज एलिमेंट है वो किस तरह के बयान देते हैं, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण सियासत का, क्या वो नहीं चल पाया है बीजेपी के लिए? क्या बीजेपी इन बातों को सीखेगी? आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो चुनाव जीते हैं, जिनकी जीत होती है, स्वाभाविक है उनकी जीत के कारण होते हैं, लेकिन ज्यादा गंभीर विषय वो होता है जिनकी हार के कारण नजर आते हैं। क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिर गई है? क्या बीजेपी का कोई व्यक्ति इस बात का सीधा जवाब देगा? कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा भारतीय जनता पार्टी में इस हार का? अमित शाह लेंगे अकाउंटेबिलिटी, नरेंद्र मोदी लेंगे, अरुण जेटली लेंगे? कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? कौन बताएगा कि बीजेपी इस कदर क्यों हारी? आपने रिश्ता तोड़ा था नीतीश कुमार से,
लोकसभा में उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या आपने ऐसा किया जब आप केंद्र में सत्ता में काबिज है कि इस स्तर की हार का मुंह देखना आपको पड़ रहा है, वो भी बिहार के चुनाव में, एक गंभीर सियासी धरती के चुनाव में। जेटली साहब, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, जवाब दीजिए, ट्विटर पर दीजिए जवाब। भाषण देते हैं ना, ट्विटर पर दीजिए जवाब। और क्या ये जो फेल्ड फॉर्मूला है आपकी राजनीति का, इसको आगे भी आप पोलराइजेशन को चलाने वाले हैं या बदलेंगे? कड़वे सवाल है, लेकिन बहुत सीधे तौर पर मैं पूछ रहा हूं। जल्दी से पहले आंकड़े दिखा दो, फिर बहुत अच्छा लाइनअप है यहां पर चर्चा करने का। जरा स्ट्राइक रेट आप देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और सच में उनकी जो सबसे अहम लीडरशिप है, 3 जो चेहरे हैं, उनको जवाब देना है। इकोनॉमिक पॉलिसीज कहां लेकर जा रही है, जवाब अरुण जेटली को देना है। तो आप देखिए, अगर नतीजों के हिसाब से कहां पर खड़ी हुई है इस वक्त बीजेपी और कहां पर खड़ी है नीतीश कुमार और लालू का कॉम्बिनेशन, तो आप एकदम साफ इसको समझिए कि किस स्तर का नुकसान बीजेपी ने अपने लिए किया है और ये क्यों हुआ है। एक तरफ समझाया जाता साहब, बड़े दमदार तरीके से बीजेपी चल रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, चुनाव में तो जिसको देखो वो बोल रहा है। ये चुप नहीं करा पाए बीजेपी वाले टाइम पर। बाद में खबरें आती हैं कि आपने संगीत सोम को दादरी जाने से रोक दिया जब नुकसान हो गया। तो ये चीजों का जवाब, ये ऐसे जवाब नहीं, थोड़ा समन्वय की कमी थी और ऐसा, ये नहीं, जरा कड़वे बातों का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले, स्ट्राइक रेट आपके सामने है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, और बीजेपी को सर झुका के इस स्ट्राइक रेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूं। जैसे मैंने कहा, बहुत गंभीर लोग हैं। जीएन त्रिवेदी साहब है, प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। साइबल गुप्ता है, सेक्रेटरी है एडीआरआई के। साइबल साहब को भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। राजकिशोर तिवारी है, वो दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं। प्रवीण झा है। जरूर मैं प्रवीण झा से पूछूंगा कि क्या मजाक समझते हैं हमारे देश के नेता पॉलिटिकल इकोनॉमी को? समझते नहीं कि महंगाई, कांग्रेस के 44 सीटों पर आने से लोकसभा से लगता है अभी तक भारतीय सियासत में नेता नहीं सीख पाए हैं कि इसे जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं ना इकोनॉमी, ये तो सेमिनार की बात है, क्या है इनका गांव देहात से लेना देना, तो ये इनके अभी तक समझ में नहीं आ रही बात। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जीवीएल खुद एक बहुत पढ़े लिखे लोगों में से हैं, एक सेफोलॉजिस्ट रहे हैं। और घनश्याम तिवारी रहेंगे, जो कि जनता दल यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सबसे पहले इकोनॉमी के पॉइंट पर आऊंगा। क्या सरकारें, जब कांग्रेस की गलतियां भूल जाते हैं लोग, भूला यार, छोड़ो यार उनके, तो क्या ये मजाक समझते हैं? क्या ये सोचते हैं कि कड़वे तेल की कीमत, प्याज की कीमत, टमाटर की कीमत, दाल मिक्सचर जब मैं बिहार में था 160 रुपए किलो मिल रही है, क्या ये सोचा जाता है कि ये सब मजाक है? बीफ पॉलिटिक्स करिए, चुनाव उस पर जीत जाएंगे। दुर्भाग्य है कि निश्चित तौर पे समझते यही है सोच शायद यही रही है। हाँ। और जबकि इनके लिए कई चीजें इनके पक्ष में इस तरह से नहीं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि जो कच्चे तेल की कीमत थी उसमें जबरदस्त गिरावट आई, आप, और उसका बड़ा असर होता है बाकी सारी सही बात है। आप उस तरीके के क्रूड ऑयल की वजह से आप इन्फ्लेशन से तो लड़ ही नहीं रहे थे। उसके बाद जो है, अगर आप इन उसके चीजों बाद आप ऐसा उसके बाद अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे आप जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आम जन के जीवन के लिए, उसको आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। राजकिशोर तिवारी, क्या अरुण जेटली जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स मजाक समझते हैं इसको? वो सोचते हैं इसका कोई प्रभाव नहीं, हमने ये तिकड़म बैठा दी, वो तिकड़म बैठा दी, ये बयान दे दिया, इससे पोलराइज हो गया, इधर कास्ट ही आई, ये मजाक है। दाल की कीमत क्या है, ये मजाक है। आप वित्त मंत्री हैं, आपको ये तक नहीं पता था कि अगर ये चुनाव आपके लिए इतना संवेदनशील है तो कम से कम उस समय में नियंत्रित करें। देखिए, निश्चित रूप से शुरुआत में चूंकि आपने कह दिया कि हम कांग्रेस की गलतियों पे नहीं जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उस समय भी चिदम्बरम के भी इसी तरीके के बयान हम सुनते थे, और इससे पहले प्रणब मुखर्जी के भी बयान हम इस तरीके से सुनते थे। ग्रोथ का आंकड़ा मनमोहन सिंह को हमने सुना, प्रणब मुखर्जी को सुना,
चिदम्बरम साहब को लेकिन सुना। दिक्कत जो है कि जो यहाँ पर फिक्की या सीआईआई के ऑडिटोरियम में होते हैं वो शायद वोट डालने में नहीं जाते हैं। वोट डालने वो जाता है जिसको दाल पकानी होती है, जिसको सरसों का तेल खरीदना होता है, जिसको रोज खाने के लिए तमाम सामान लेना होता है। जब उनके लिए आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे, उनके लिए इकोनॉमी की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो जिम्मेदारी वहां जाती है और शॉर्टकट रास्ते उस पर से। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या अरुण जेटली जैसे फाइनेंस मिनिस्टर इसको मजाक समझते हैं? लगता है, लगता है, बिल्कुल लगता है, साफ साहब दिखाई पड़ रहा है। साहिब बहुत, मैं जब से बिहार से आया हूं, मैं इस विषय को, बिहार का लार्जर डेवलपमेंट पे आप और हम कभी जरूर कार्यक्रम करेंगे। क्या मतलब लोग सोचते क्या है कि साहब आपको खाली बयान पर वोट मिल जाएगा, ट्विटर पर वोट मिल जाएगा, ये क्या है? मतलब आप किसी की रोजी रोटी या थाली कैसे भर रहे हैं, इसको आप सोचेंगे ही नहीं। देखिए, बिहार का जो इलेक्शन रिजल्ट हुआ जी, सभी इंडिकेटर्स के में अगर देखिए तो बिहार अभी भी सबसे पीछे है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय मगर नहीं। पिछले 10 साल में यहाँ डेवलपमेंट हुआ। नीतीश कुमार हैज़ बीन अ गुड प्रोवाइडर, काफ़ी चीज़ उन्होंने प्रोवाइड किया। जी, नरेंद्र मोदी जब बिहार का कैंपेन किए तो उनको लगा कि नीतीश जी का जो थंडर है उसको स्टील कर लेंगे बाय शोइंग मोर डेवलपमेंट। मगर उनके केस में कोई डेवलपमेंट का कॉन्क्रीट अचीवमेंट नहीं है। वो सपना दिखा रहे हैं कि होगा डेवलपमेंट। बिहार में जो भी है कुछ डेवलपमेंट हुआ, मतलब पिछले 10 साल में मान लीजिए 10% ग्रोथ हुआ, उसमें बहुत सा कमी है। लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, बहुत तरह का चीज़ नहीं हुआ, मगर डेवलपमेंट हुआ। ये जो इतना जो सीरियस जो बात था, जिसको लेकर के अगर पॉलिमिक्स में भी जाना था तो सीरियस डेवलपमेंटल पॉलिमिक्स में जाना चाहिए था, जो कि नहीं गए। नहीं, लेकिन वो आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो मैंने शुरुआत में कहा कि आप विकास के ड्रामेबाजी पर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद मुद्दे सारे आप छेड़ते हैं जो विकास से जिनका कोई लेना देना नहीं। बिहार के चुनाव में आज मैं शाम को बैठकर स्पष्टता कहूं कि माहौल ऐसा बना दिया गया था कि कोई विकास की बात नहीं करता। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, क्योंकि आप रिसर्च पर काम करते हैं, क्या लोग अर्थशास्त्र को सेमिनार का विषय बनाकर नेता ट्रीट करते हैं? समझते नहीं कि उसी अर्थशास्त्र और अर्थनीति से प्याज, ताल, तिलहन, गेहूं सबका दाम तय होना है और वो दाम पेट पर असर करता है, पेट में दर्द देता है। असल में जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी था, हाँ। उसमें जितना भी कमियां कुछ जो भी हो, वो था स्टेट सेंट्रिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। वो था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में होगा। बुनियादी जो प्रॉब्लम है, चाहे दाल का प्रॉब्लम हो या और जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम हो, कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकली खत्म हो गया। और अगर आप लगातार देखें पिछले 20 साल में, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन प्रैक्टिकली नहीं है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, हम लोग एक तरह मैं इसीलिए पूछ रहा हूं बार बार, मैं प्रोफेसर त्रिवेदी की बात की, भाई आपको पता है कि आपको दाल इंपोर्ट करनी होती है। मैं तो चुनावी पॉइंट रख रहा हूं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के परिवेश में प्रश्न पूछ रहा हूं, फिर भी आप उसी सबसे महत्वपूर्ण 3 महीने में है, आप दाल को 200 रुपए पे दो रहा। मैं गांव में घूम रहा हूं, वहां पता लग रहा है साहब 160-156 रुपए की मिक्सचर दाल का पैकेट है। तो क्या पॉलिटिशियंस इसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं? बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, हाँ। इंडस्ट्री सेंट्रिक पूरा डिस्कोर्स हो गया है। हाँ। एग्रीकल्चर के विषय कोई डिस्कस ही नहीं करता, कोई डिस्कस नहीं। इरिगेशन के विषय कोई डिस्कस नहीं करता। एक जस्ट आपको बोलना चाहूंगा कि एसआर सेन कमेटी, जब मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर थे, उसी समय बना था ईस्टर्न रीजन का एग्रीकल्चर का रिवाइवल के लिए। वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि कई बार उसके विषय। अपना पॉइंट डॉक्टर त्रिवेदी, ये जो पॉइंट मेरा बड़ा, इसमें ना मेरा कड़वा और सीधा सवाल है कि क्या इसको मजाक का विषय समझा जाता है? ये महंगाई है, इसको ऐसे कंट्रोल करेंगे। आज मैं उन वचनों में नहीं जा रहा हूं जब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होगा, वो सब डिटेल्स में आज नहीं जा रहा हूं। एक चुनाव में सियासी फायदा भी देखते हुए इसको क्या नजरअंदाज कर दिया जाता है? नहीं, देखिए, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि ये विकास को एक इस तरह से मिथ बना दिया और विकास का बड़ा नैरो सेंस में, विकास का एक बड़ा संकुचित अर्थ उन्होंने, विकास मतलब जीडीपी को बढ़ाना, जैसा कि सहबालदा भी बता रहे हैं। विकास का स्टेट सेंट्रिक या विकास का अगर जेंडर से उसका मतलब नहीं है, उसका महंगाई से मतलब नहीं है, विकास का एक हवा बना करके आप चुनाव जीतना चाहेंगे तो नहीं जीत सकते। विकास एक बहुत ब्रॉडर है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, सोशल जस्टिस है। इन सब चीज़ों को नीतीश कुमार ने किया, महिलाओं के विकास के लिए काम किया, लड़कियों को साइकिल दिया,
पंचायत में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया। लेकिन क्या आप एक वित्त मंत्री होते हुए, मैं वित्त मंत्री या केंद्र सरकार दोनों को साथ रख के, आप नहीं रीड कर पा रहे कि जब दाल इस कीमत पर चलेगी तो आप केंद्र में सरकार में हैं। फर्क आप जान लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न स्वाभाविक है नीतीश कुमार से नहीं पूछा जाएगा, तो आप उसका असर नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। अब ये तो जैसा कि आपने कहा कि सत्ता में आने के बाद उनको लगा कि बस वो जो कह रहे हैं उसका कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है। अभी तक मोदी का जो जिस तरह से प्रचार और जिस तरह से लार्जर देन लाइफ इमेज दिखलाया जा रहा है देश में विदेश में, उससे कोई काउंटर नैरेटिव नहीं था। अब ये बिहार का इलेक्शन मुझे लगता है कि पहली बार ये जो रिजल्ट आया है एक काउंटर नैरेटिव है, उसकी बहस को शुरू करेगा। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, जैसे मैंने कहा, बहुत जानकार पढ़े लिखे लोगों में से हैं, क्या बीजेपी जैसी पार्टी, उसके फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को फैक्टर इन नहीं कर पाए, इस बात को नहीं समझ पा रहे कि जो मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी सिर्फ सेमिनार का विषय नहीं है, ये उस गरीब को वहां पर जिसको कड़वा तेल खरीदना है, प्याज खरीदना है, दाल खरीदनी है, टमाटर खरीदना है, इसको प्रभावित करता है। और ये मुझे खुद को स्पष्टतः बिहार में जो भी छोटी यात्रा थी मेरी, उसमें साफ नजर आया। इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? अरुण जेटली नहीं है? अभिज्ञान जी, जी जी, आपने जो भी अभी तक चर्चा किया है, जिन जिन मुद्दों पर चर्चा किया है, दाल, डेवलपमेंट, ये सारे देश के सामने बहुत बड़ी और गंभीर विषय है, इसको मैं पूरी तरह मानता हूं जी। लेकिन जो बिहार के चुनाव में दाल और डेवलपमेंट मुद्दे नहीं थे, क्योंकि आप यदि इस नतीजे को ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, पिछले विधानसभा चुनाव से या लोकसभा चुनाव से हमारी वोट नहीं घटी है। पिछली विधानसभा से हमारी वोट 10% बढ़ा है, 10%। जीवीएल साहब, और पिछले लोकसभा चुनाव से जीवीएल साहब, कल तक आप लोग कह रहे थे कि आप बिहार जीतने वाले विकास के नाम पर, आप इसलिए बिहार जीतेंगे क्योंकि आपने एजेंडा विकास का रखा। आप आज रिजल्ट आने के बाद आप कह रहे हैं कि दाल और डेवलपमेंट पे आपको वोट पर यह इलेक्शन नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप? ये नहीं हुआ। आपके फाइनेंस मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर ये बात बोल रहे थे। जीवीएल जी, अभिज्ञान जी, मैं संख्या के आधार पर कह रहा हूं। आप यदि मेरा विश्लेषण आप उससे विभेद करते हैं तो आप कह दीजिएगा, पर लेकिन 10% हमारी वोट बढ़ा है। लोकसभा से लेकर हमारी वोट में कभी कमी नहीं आई है। क्या ये इस बात को, ये सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को लेकर मैं भी बिहार में यात्रा किया था। उनको लेकर कोई जनता में कोई आक्रोश नहीं है, ये बात मैं पर्सनली स्वीकार करता हूं। लेकिन ये नीतीश कुमार के लिए केवल उनके विकास के लिए वोट होता, क्या आरजेडी से बेहतर परफॉर्मेंस नीतीश जी का नहीं होता? ये लालू जी सबसे ज्यादा संख्या सीट लेकर आए हैं, क्या उसका कोई अर्थ नहीं निकाला नहीं चाहिए? मुझे लगता है ये विकास के लिए वोट नहीं था, ये हमारे खिलाफ जो हम 2-3 पार्टियों से अलग अलग चुनाव लड़े लोकसभा में, सब एक जुट होकर के चुनाव हमारे खिलाफ लड़े, और उनका ये रणनीति है और उनका ये अधिकार है। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा किसने खोया, सबसे ज्यादा किसने पाया, ये तो आंकलन बनता है। अब देखिए, एक ही अलायंस में सबसे ज्यादा सीट बढ़ने वाली पार्टी है राजद। उनकी 25 से 80 सीट बन गए हैं, 55 सीट बढ़े हैं, और जेडीयू के 116 से घटकर 71 तक आई है। सबसे ज्यादा घटाने वाली पार्टी भी वही है। तो ये कहीं ना कहीं ये अरिथमेटिक हमारे खिलाफ काम किया है, ये उनकी रणनीति है और उसके लिए उनको बधाई। पर लेकिन जीवीएल साहब, आपका गहरा रिश्ता रहा है सेफोलॉजी से, आप आंकड़ों की तस्वीर समझा रहे हैं। हकीकत यह है, बुरी तरह से बीजेपी अर्थात एनडीए ये चुनाव हारा है। अब आप उसको बताइए कि लोकसभा में आपका प्रतिशत कम नहीं हुआ, वोट बढ़ा, ये सब ये भी गलत है। ये सारी दलील बाद में जब ओरिजिनल आंकड़े आ जाएंगे हमारा, आप बैठ के आज की स्थिति यह है कि आप बिहार का चुनाव बुरी तरह से हार गए हैं, और आप ये दलील दे रहे हैं कि ये दाल और डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं था। यानी कि अगली बार से भारतीय जनता नहीं, फिर आप ये कह दीजिए कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली अगली बार से कोई भी चुनाव हो रहा हो तो वो जहां चाहे वहां कीमतों को लेकर जाए।
और आप फिर भी चुनाव हार जाएंगे। तो ये कही है ना, ये डिबेट है। मैं आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद, फिर जेडीयू के उनके पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अब आप कह रहे हैं दाल और डेवलपमेंट का चुनाव नहीं था। अगर इसका असर नहीं था तो फिर ये जो बाहर का वोटर होता है जो सिर्फ कास्ट पर नहीं वोट करता है, वो किस तरह से मिला है नीतीश कुमार और लालू यादव के कॉम्बिनेशन को। हम वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब की बार नीतीश की सरकार पूरे सम्मान के साथ, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन तस्वीर कोई आंकड़ों की नहीं है। सच्चाई है कि बुरी तरह से बीजेपी हारी है ये चुनाव। और इसमें मेरा अपना यह मानना है, और मैं खुल के इस बात को कह रहा हूं कि कीमतों का प्रभाव इस चुनाव में रहा है। अब चाहे बीजेपी ये कहे कि उसने दाल और डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं लड़ा था। घनश्याम तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप बीजेपी की इस दलील से इत्तेफाक रखते हैं कि ये दाल और डेवलपमेंट पे कतई नहीं था चुनाव? देखिए अभिज्ञान जी, आपको आपके सवाल का जवाब तो जीवीएल साहब से मिल ही गया। आप पूछ रहे थे कि क्या पॉलिटिकल पार्टी, खासकर भारतीय जनता पार्टी इस परिप्रेक्ष्य में इसको मजाक समझती है। जीवीएल साहब ने जब कहा कि इस चुनाव का उनकी सरकार की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो एक स्तर पर मजाक ही समझते हैं ना। आप असलियत क्या है? असलियत यह है कि जब दाल की कीमतें दौड़ रही थी तो पिछले 100 में से 70 दिन देश के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, देश के कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी 100 में से 70 दिन बिहार में बैठे हुए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसका नतीजा देख लीजिए आप अभी के चुनाव में। उससे अच्छा दाल की कीमतों में कुछ बेहतरी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ जाती। देश के वित्त मंत्री कई दिनों तक बिहार में बैठे रहे, वो अनेक तरह की राजनीतिक चर्चाएं करते रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बिहार में जो प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बोली लगा करके जो पैकेज की घोषणा की थी, उससे बिहार के आम आदमी का क्या सरोकार है। अंततः आपके मंच पर आज तो बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर शैवाल गुप्ता जी भी बैठे हुए हैं, जो कि बिहार को भली भांति जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आर्थिक विषयों को समझते हैं। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव तक सबका साथ सबका विकास कहते थे, इस चुनाव में वो सब सिमट करके केवल विकास तक रह गया। सबका साथ का उन्होंने सबका साथ वाली तो उन्होंने कोई बात की नहीं, और सबका विकास की धज्जियां तब उड़ गई जब उन्होंने कहा कि आरक्षण इससे छीनकर उसको दिया जाना चाहिए। तो ये जो शिफ्टिंग डिस्कोर्स है कि हम अपने मन से कोई भी नारा दे देंगे, उसके आधार पर एक बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा कर देंगे। जिस इंडस्ट्रियल स्केल का भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार तंत्र खड़ा किया, उसमें हजारों गाड़ियां, 27,000 से अधिक 3 व्हीलर्स लगे, 64,000 से अधिक पूरे बिहार में दीवारों पर छापा गया आपकी बार भाजपा सरकार। लेकिन लोगों को बताया ही नहीं गया कि इस भाजपा सरकार के मायने क्या है, इसका नेता कौन है, ये उनके जीवन में बुनियादी चीजों में कैसे परिवर्तन लाएगा। कम से कम हम तो अपने साझा कार्यक्रम में बता रहे थे कि देखिए, हम चाहते हैं कि बिहार के युवकों को कर्ज जो है सस्ते दामों में मिले ताकि वो शिक्षा हासिल कर सके। हम अपने कार्यक्रम में बता रहे थे कि देखिए, हम चाहते हैं बिहार में महिलाओं को आरक्षण मिले, जिसको मध्य प्रदेश ने भी अपनाया। हम बता रहे थे हम चाहते हैं कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक सड़क पहुंचे, हर घर तक पेयजल पहुंचे, लोगों के अवसर बढ़े, शौचालय बने हर घर में। तो हमने एक साधारण सा एजेंडा प्रस्तुत किया जो लोगों की बुनियादी चीजों से जुड़ा हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता 20 कैबिनेट मिनिस्टर बिहार में प्रचार कर रहे थे, देश के एजेंडे को ताक पर रखकर। चलिए अब आज है जो बड़े-बड़े, अरे भाई घनश्याम तिवारी जी, आज वो सब बातें मत दोहराइए। चुनाव आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से जीते हैं, दलीलें वलीलें देने की कोई जरूरत नहीं। बड़ा हमारा भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है, तो जो जीत है वो जीत होती है, तो उसके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढा जाता है। राजकिशोर तिवारी, दूसरा जो बड़ा प्रश्न, समय कम रहेगा इस प्रोग्राम में, लेकिन साइबलदा प्रवीण जी से आपसे जरूर पूछूंगा, ये पोलराइजेशन वाली ट्रिक अब कितनी बार और यूज होगी, या वो फिलहाल तो दिवाली का समय है तो ये वाला पटाखा चला नहीं भाई? अब देख लीजिए, पटाखे तो बिहार और दिल्ली में ही छूट गए। हाँ, कहा भी गया, छूट गए, पसीने भी छूट गए। हाँ, पसीने भी छूट गए। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये बार बार जो गलती दोहराई जा रही है, हाँ, तो बार बार गलती दोहराने वालों को जब तक नहीं हटाया जाएगा, ठीक है, तब तक दोबारा गलती होगी, 4 बार गलती होगी। इस कार्यक्रम का अंत करने से पहले बहुत साफ साफ पूछूंगा, अकाउंटेबल कौन होगा इसके लिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, या दूरगामी वित्त मंत्री अरुण जेटली जी? तो दूर की सोच वो नहीं रख पाए। साइबलदा, ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का ट्रिक अभी चलेगा आगे कि हो गया भाई, नहीं चल पाया ये दादरी से लेकर बीफ पॉलिटिक्स? एसेंशियली जो माइक्रो लेवल में गुजरात में जो किया गया था,
उसी को मैक्रो लेवल में गुजराताइजेशन करने का प्लान हो रहा था इंडिया में। और वहाँ पर क्या है कि वहाँ इसेंशियली एक तो वहाँ का जो डेवलपमेंट है हिस्टोरिकली वो डेवलप स्टेट था, सही बात है। और डेवलप रहा है उसके बड़े कोई मैंने उस स्टेट को बहुत करीब से देखा है। कोई मोदी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। बिल्कुल सही बात है। मगर वहाँ जो है पोलराइजेशन हो जाने से, और दो, एक गुजराती सब नेशनलिज्म एंड हिंदू हृदय सम्राट, यहाँ पे सारा अस्मिता कार्ड भी खेला गया। नीतीश कुमार ने भी वो डीएनए वाली बात को पकड़ा, वो डीएनए वाली बात नरेंद्र मोदी से शुरू हुई थी। तो ये सारी चीजें जो मैंने स्वयं देखा है गुजरात की सियासत में एक समय में, वो फॉर्मूले साले चले। इसीलिए मैं सारा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो पोलराइजेशन वाली डिबेट है, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा चुनाव जिसमें ये डिबेट वापस आएगी, वो 2017 में यूपी का चुनाव होगा। एक जस्ट हम आई वांट टू साउंड डिस्कॉर्डेंट नोट कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो बिहारी बहारी का बात था जी, बिहार में कभी सब नेशनल कॉन्शियसनेस ही नहीं था। वहाँ इधर कास्ट और नेशनल आइडेंटिटी है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर बिहारी बहारी का जो कॉन्सेप्ट से एक सेंस ऑफ एक बिलोंगिंगनेस होता है जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था, तो यहाँ पोलराइजेशन कम्युनल सेंस में नहीं था। और बिहार में ऐसे भी बाहरी का प्रेजेंस नहीं है। वो इलेक्टोरल सेंस में कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह के कॉन्टेक्स्ट में, उस कॉन्टेक्स्ट हाँ, और बिहार में इसी पॉइंट पे वापस आऊंगा। एक पॉइंट खाली जस्ट रखना कि बिहार का जो हिस्ट्री रहा है सोशलिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट, रेडिकल मूवमेंट का, वहाँ पर पोलराइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे भी बिहार पिछले 25 साल में सोशली ट्रैंक्विल था, कम्युनली ट्रैंक्विल था, एक्सेप्ट जो भागलपुर का जो राइट या इंडिपेंडेंस के बाद जो कुछ हुआ था। इसी सिलसिले में एक छोटी सी बात मैं बोलूँगा कि जहाँ पोलराइजेशन की बात है, बिहार में बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद भी जो इलेक्शन हुआ पोलराइजेशन नहीं हुआ। और सोशल जस्टिस का जो था उसमें लालू देखिए हम लोग, क्योंकि प्रोग्राम की सेंट्रल थीम आज ये है कि क्या बीजेपी बिहार से सबक सीखेगी। हमने अर्थशास्त्र की बात की, पोलराइजेशन के प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव और जेडीयू के घनश्याम तिवारी साहब के भी पास आएंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा माहौल बना। लोगों को लगने लगा कि ये एक तरह से बंटवारे की सियासत का चुनाव तो नहीं बन रहा है। डिविजिव वॉइसेस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि बहुत सारी आवाजें ऐसी आती हैं जो जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करती हैं। क्या वो माहौल था और क्या वो पूरी तरह से इस चुनाव में हार गया? हम इस पॉइंट पे आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।